हेलो फ्रेंड्स। सो फाइनली 26 जून को हमारा प्रिलिमिनरी 2021 होने वाला है और इस सब एकदम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए हम लोग जानते हैं एक 100 डेज स्ट्रैटेजी। ऐसे तो आप लोग वेल अवेयर होंगे हर चीज के लिए, लेकिन फाइनल टाइम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। इसमें बुक्स कौन कौन से पढ़े, लास्ट टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट डूज एंड व्हाट डोंट्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखने जाएंगे कि 100 डेज स्ट्रैटेजी 2021 के प्री के लिए क्या होना चाहिए। विद मी, दैट इज निशांत श्रीवास्तव। बच्चों, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं 100 डेज स्ट्रैटेजी प्रोग्राम फॉर प्रिलिमिनरी 2021। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का ये जो पेपर होता है बड़ा ही, अगर हम लोग बात करें तो एक एशिया का, मैं कहूं वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम। और अगर इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की बात करें तो उसी हिसाब से पेपर भी लिया जाता है जिसमें आपको सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल्स जानकारी और एक जिसको मतलब एनालिटिकल होना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं डेडिकेटेड हूं तो 100 से लेकर के 120 डेज इनफ होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सक्सेस जो मिलता है, जो आपकी सफलता मिलती है, ये सिर्फ ग्रेटनेस को नहीं मिलती कि बहुत महान व्यक्ति हैं उनको सक्सेस मिल रहा है। कॉन्टिन्यू हार्ड वर्किंग, आप लोग लगातार हार्ड वर्किंग कर रहे होंगे, बट अब जो आपके नॉलेज ऐसे स्कैटर्ड हैं उसको एक जगह कंसोल करने का समय है। हम लोग आज जानेंगे, इसके विषय में जानेंगे कि किस किस तरह से हमें इस चीज को देखना चाहिए, कैसे हमें इसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पे वी कैन put a last hammer on our preliminary examination। बच्चों, कुछ चीजों को आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज, जितना आपने पढ़ना था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। लास्ट मोमेंट में आपको एक तो रेगुलरली पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी दिन, अब एक दिन भी मिस करना अपने आप को कई हजार लोगों के पीछे ले जाने के बराबर है। देखिए, पढ़ाई करना, एक स्ट्रेटजी प्लान करना और उसको रिवाइज करना, दो एक साथ पैरेलल ले चलने वाला वर्क है। आपको एक साथ क्या करना पड़ेगा, एक साथ प्लान करना पड़ेगा, एक साथ रिवाइज करना पड़ेगा। इसको पैरेलली लेकर करके चलो। जो चीज पढ़ा उसको याद करने का, जो बैक ऑफ द माइंड जाने का, देखो जब भी आप याद करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ले जाएंगे, तो 3 स्टेजेस को ध्यान दो। पहला तो 24 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज करो, विद इन 24 आवर्स। आज पढ़ा, कल रिवाइज। इसके बाद में लास्ट में नेक्स्ट वीक यानी एंड ऑफ द वीक, अगले जो वीक में है उसमें रिवाइज करो। आज हम लोग देखेंगे, प्लान देखेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सके, किस सब्जेक्ट में हमें कितना समय देना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं बहुत शॉर्ट टर्म में, और जो कि आप जान सकते हैं। अगर आपको कोई फिर भी रिक्वायरमेंट हो, कोई चीज जानना हो, क्लैरिफिकेशन जानना हो, तो यू कैन कमेंट कि आपको इससे बारे में बताया जा सके। तीसरा जो रिवीजन होना चाहिए मंथ के लास्ट में होना चाहिए। सबसे पहली चीज जिसको हम लोग कहते हैं 1-7-30 का प्रोग्राम होना चाहिए। 1-7-30 का मतलब फर्स्ट डे रिवीजन, 7th डे रिवीजन, विद इन 30 डेज रिवीजन। ये 3 रिवीजन का टॉपिक होना चाहिए जिससे कि आपके पास में वो बैक टर्म मेमोरी में, बैकलॉग मेमोरी में चला जाता है, आपके पीछे सारी चीजें याद होनी शुरू हो जाती है। बच्चों, रेगुलरली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए और कभी भी न्यूज़पेपर को 1 या 2 दिन के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि अच्छा चल कोई बात नहीं, आज नहीं, हम लोग कल पढ़ लेंगे। एक सबसे बड़ी हमारे दोस्त गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट कट दैट आर्टिकल, जस्ट कट दैट इंफॉर्मेशन एंड उसको एक फाइल में रख लेते हैं और सोचते हैं कि चलो हम लोग वीकेंड में देख लेंगे और वीकेंड पे एनालिसिस कर लेंगे। और फाइनली वो खुलता कब है, दिवाली में, जब सारी सफाई कर रहे होते हैं तब। कहने का मतलब है कि हम लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, रेगुलरली उसको जॉट डाउन नहीं करते। तो डोंट मेक दीज न्यूज एज अ गार्बेज। इसको गार्बेज के जैसा यूज मत कीजिए, डेली यूज कीजिए। एक बढ़िया सा स्पाइरल
बुकलेट ले लीजिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो, एक को साइंस टेक के लिए दे दीजिए, एक को हिंदी के लिए दे दीजिए, एक को इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दे दीजिए, एक को दे दीजिए जो योजनाएं चल रही हैं, कोई इकोनॉमिक्स के लिए दे दीजिए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बांट दीजिए और उसमें जो भी है इंपॉर्टेंट उसको लिखते जाइए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में ही आप 1-2 घंटे लगा दें, दैट्स नॉट। पढ़ने में फास्ट पढ़िए, स्कैन कीजिए, अपने आंखों में एक्सरे रखिए जिसको पढ़ते जाएं और सारी चीज़ों को रिवाइज हो रहा है, अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिक मार्क किया, उसको कहीं जॉट डाउन कर लिया। इससे क्या रहेगा कि वो आपका एक जगह स्ट्रेट रहेगा और ये जब हम मेंस लिख रहे रहेंगे उस समय भी बहुत ज़रूरी होगा। जो एवरी संडे है उस संडे को आपको 1 वीक के न्यूज़ का एनालिसिस करना चाहिए। हम एक वीक का जितना भी न्यूज़ है उसका एनालिसिस कीजिए, एक जगह कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिखिए, उसको जॉट डाउन कीजिए, 200 वर्ड्स 500 वर्ड्स में उसको लिखने की आदत डालिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 500 वर्ड्स में जो आपको लगता है कि नहीं इट कैन बी फॉर अदर्स सोर्सेस के लिए, तो उसके लिए आप 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स में उसको लिख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन आपका रेगुलर प्रिपरेशन, रेगुलर एनालिसिस क्या करेगा, जब आप मेंस, जो प्री निकालना ही आपका उद्देश्य नहीं होगा, आपको मेंस भी लिखना पड़ेगा, सारे स्टेजेस को भी क्लियर करने हैं, तो एट दैट मोमेंट आपका ये जो मेथोडोलॉजी होगी, ये मेथोडोलॉजी आगे चल करके बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपको। बच्चों मैं आपको एक और चीज़ सबसे पहले बताऊं कि हमें अपने जो टाइम टेबल है उसको कैसे बांटना चाहिए, यानी टाइम एलोकेशन जिसको हम लोग बोले। देखो टाइम का अलॉटमेंट जो आपको करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, पर डे 8 आवर्स का टाइम निकालना है आपने। ये तो तय है कि अब 8 घंटे से कम का समय नहीं निकाल सकते। जस्ट आप ये सोचो कि इट इज योर ड्यूटी। जैसे आप जॉब करने लगे हो तो जॉब में कैसे ऑफिस में जाओगे, कैसे करोगे, वो सारी चीजों को इसमें आपको फोकस करना है। लाइक आप 8 घंटे को कैसे बांटे, तो सबसे पहले 3 आवर प्लस 1.5 आवर प्लस 1.5 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर। अब आपको लग गया होगा कि भाई ये तो इन्होंने केवल आर ही आर बांट दिए, 3 आवर्स 1 आवर 1.5 आवर्स, ये है क्या। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपने डे सेग्रीगेट करना है। सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे आपका दिन, संडे ऑफ। ये सोच लो कि ये रहेगा आपका ऑफ। अब इसमें क्या करना है, हर दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 3 घंटे देने हैं। जैसे 3 आवर्स की बात मैं करूं तो सपोज करूं मंडे को मैंने दिया पॉलिटी, तो ट्यूसडे को दिया मैंने साइंस, वेडनेसडे को दिया मैंने हिस्ट्री, थर्सडे को दिया मैंने ज्योग्राफी, फ्राइडे को मैंने सपोज करो दे दिया इकोनॉमिक्स, सैटरडे को दे दिया जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें आपने इस दिन दे दी कि हाँ जी मुझे मिसलेनियस टॉपिक देखना। मिसलेनियस का मतलब ये नहीं कि आलतू फालतू, मिसलेनियस का मतलब ये जो बचे हुए हैं जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर, ये सारे, चूंकि बहुत बड़ा सा टॉपिक होता है, ये टॉपिक आपको देखना पड़ता है कि हाँ हमें कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है। बच्चों 1.5 आवर इसके बाद में, और ऐसा नहीं कि 8 आवर्स एज अ स्ट्रेस पढ़े, 1.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले पढ़ लीजिए, फिर 1.5 घंटे का आपको समय निकालना है 1.5 आवर। 1.5 आवर में जैसे पॉलिटी है तो 1.5 आवर मिसलेनियस, एक दिन जो पहले आपने कवर अप किया था वो सेकेंड डे आपने पॉलिटी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, इसके बाद हिस्ट्री पढ़ लिया, इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लिया, इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। तो क्या हुआ, 1.5 घंटे आपने क्या पढ़ा, जो एक दिन पहले पढ़ा हुआ टॉपिक था उस टॉपिक को आपने कवर किया। और 1.5 आवर जो नेक्स्ट डे हमें टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट डे इसमें साइंस पढ़ना है, इसमें हमें नेक्स्ट डे क्या चीज़ पढ़ना था, नेक्स्ट डे हिस्ट्री पढ़ना था, नेक्स्ट डे हमें ज्योग्राफी पढ़ना था, नेक्स्ट डे हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना था, नेक्स्ट डे मिसलेनियस पढ़ना था, नेक्स्ट डे पॉलिटी पढ़ना था। तो कहने का मतलब आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक वीक में कितने आवर्स दिए, 6 आवर्स दिए। तो आपका ये बैलेंसिंग एक्ट है, इट इज योर बैलेंसिंग एक्ट। आपने क्या किया, बैलेंस किया, एक सब्जेक्ट को उठाया, पूरे का पूरा हमने कंसेप्ट पढ़ लिया,
इस सब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट को नेक्स्ट डे पढ़ा, तो इसका मतलब है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो रिवीजन टाइम होना चाहिए 24 आवर्स के अंदर, तो ये आपके 24 आवर्स के अंदर रिवीजन टाइम हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक हुआ, एक दिन पहले का आपने पढ़ा, तो एक दिन पहले जो पढ़ा था उसको भी आपने रिवाइज कर लिया, आज पढ़ा फिर कल पढ़ा, तो इससे क्या होगा ना कि ये सारी चीजें आपको रिवीजन के काम आएंगी। जो 1 आवर ये मैंने निकाला था, ये आपको 1 आवर निकालना है मैगजीन प्लस करंट एंड प्लस जितने भी आपके, अगर हम लोग बात करें न्यूज के लिए, ये निकालना है न्यूज के लिए, ठीक है। और 1 आवर ये जो बच जाता है, इस 1 आवर में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस बनाने हैं। 10 मिनट्स कोई चीज को लिखना, ताकि आपको मेंस भी एक हैबिट बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन में हैबिट बनती है। तो ये जो 1 आवर है, इस 1 आवर में आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस में 10 मिनट सिर्फ आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और 50 मिनट्स कोई भी जिस टॉपिक को आज आपने पढ़ा है या एक दिन पहले पढ़ा है, आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं, उनके प्रैक्टिस सेट्स को बनाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट्स को बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चंस की जानकारी मिलेगी। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको सबसे पहले तो यूपीएससी के पिछले 10 से 15 साल के प्रीलिमिनरी के क्वेश्चंस को देखना चाहिए, क्योंकि अब प्रीलिमिनरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 100 डेज है, तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें प्रीलिमिनरी की तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जितने भी पीसीएस हैं, उन सारे पीसीएस के उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस उठा करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपको क्वेश्चंस, जो चीज पढ़ी हुई है उस चीज को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जब आप करेंगे, तो वहां जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, उस एग्जाम डेज में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों, ये हमारा टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या टाइम अलॉट करना है, और सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करें। नहीं तो बच्चों, होता क्या है, लोग एक सब्जेक्ट को तो फोकस करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो फिर तीसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिसेस जो है वो आपको करनी पड़ेंगी और वो सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। आपको टोटल अगर 100 डेज की मैं बात करूं तो उसमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आपको मैं बता दूं। पॉलिटी गवर्नेंस के लिए 20 डेज आपको देना चाहिए, इकोनॉमी के लिए 10 डेज देना चाहिए, हिस्ट्री 30 डेज देना चाहिए, जिसमें मॉडर्न को आप 15 दिन देंगे, क्योंकि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। एंशिएंट एंड मिडिवल से 10 दिन देंगे, और आर्ट एंड कल्चर ये एक मेजर सेगमेंट है जो कि प्री के अलावा मेंस में भी काम करता है, तो इसलिए आपको इस मेजर सेगमेंट में काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी 20 डेज, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए 10 डेज और जनरल साइंस के लिए 10 डेज। ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आपने कितना इसमें समय देना। 10 दिन का मतलब हुआ कि आपको इस सारी चीजों को कवर अप करना है जो कि आप पढ़ चुके होंगे, इसको सिर्फ रिवीजन करना है। लास्ट 100 डेज हमें इस पे फोकस करना है। यहां से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है जो कि आपको देखना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, कन्वेंशनल देखना पड़ेगा, बाकी करंट अफेयर्स इसके साथ में। अब जो दूसरी बात आती है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें कौन से बुक को रेफर करना चाहिए, तो मैं सोर्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूं। आप सारे बच्चे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सारे जो नए हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो पुराने बच्चे हैं उनके तो अपने सोर्सेस होते हैं जिन सोर्सेस को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट जो नए बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो इस साल फर्स्ट टाइम में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ बेसिक रिक्विजिट्स हैं बुक्स की जो आपको कंप्लीट करना चाहिए। एक बार देखना जरूर चाहिए आपको सारी चीजों के साथ। बी ऑनेस्ट इन योर स्टडीज, बी रेगुलर इन योर स्टडीज, और जो मैंने रूटीन आपको रेफर कराया है उस रूटीन को भी आप जरूर देखें। इसमें मैं बताऊंगा हिस्ट्री। देखो, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उसमें हिस्ट्री में डीएन झा की हिस्ट्री इंग्लिश में भी आती है, या आप अगर देखें तो 3 ऑथर्स की बुक देख लें। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सोर्सेस बहुत हैं, बहुत सारे हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा सेलेक्टिव सोर्सेस हैं, इसलिए उनको जो ऑथेंटिसिटी है उसकी बुक के साथ में करना पड़ेगा। तो प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा डीएन झा से, मध्यकालीन इरफान हबीब और सतीश चंद्रा मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज थोड़ी इजी है। इरफान हबीब साहब की बुक अच्छी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको
क्या करना होगा आपको, बहुत सारा जब अगर आपने पहले पढ़ा हुआ हो तो फिर उसको रेफर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लास्ट मूवमेंट है तो लास्ट मूवमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। इरफान हबीब की बुक थोड़ी कॉम्प्लेक्स अवश्य है। स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना चाहिए, और बिपिन चंद्रा स्वतंत्रता के लिए भारत और आज़ादी के बाद भारत, इंग्लिश में यही आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, या नेशनल मूवमेंट की हम लोग बात करें। आप BL ग्रोवर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में BL ग्रोवर की अच्छी बुक आती है, आप पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें 3 ऑथर्स और एंशिएंट इंडिया में आप रोमिला थापर को देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें आर्ट एंड कल्चर की तो NCERT, ओल्ड NCERT इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। जो सतीश चंद्र हैं उनके पुराने देख सकते हैं। इंडिया दैट इज वंडर बाय A.L. बासम हिंदी में भी है, भारत आश्चर्य, ये भी आपको देखना चाहिए। IR के लिए हालांकि अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो एक स्टैटिक इंडिया 2021 ले लीजिए, अब निकल गया होगा, मार्च में प्रोबेबली आ जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। मिस्टर VN खन्ना की किताब देख सकते हैं। सुभाष कश्यप का आवर पार्लियामेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बच्चों जरूर पढ़िए, ये बिल्कुल पढ़िए। हिंदी में हमारी संसद और हमारा संविधान आती है, इसी का इंग्लिश वर्जन ये है। DD बासु आप मेंस में देख सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए, बियर्स एक्ट रहना चाहिए, एक बार रेफरेंस के लिए जरूर से देखते रहिए जहां भी आपको दिक्कत हो। इकोनॉमी सर्वे, बजट आप देखेंगे, कुरुक्षेत्र योजना का देखेंगे। रमेश सिंह जी की बुक इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया बुक मानी जाती है, जो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करूं तो 6 to 8 ओल्ड NCERT, 9 to 12 बोथ NCERT। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। एटलस जरूर होना चाहिए आपको, और जो सिर्फ अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं वो GC लियोंग को जरूर देखें, बहुत एडवाइजेबल, बहुत अच्छी सी बुक है GC लियोंग साहब की। इन्वायरमेंट में शंकर IAS के नोट्स जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं, और 12th बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर देखना चाहिए आपको। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बहुत अच्छे इसमें डिटेल्स दिए गए हैं। जनरल साइंस में NCERT 9th and 10th, नॉट मोर देन दैट, 9th and 10th। ऐसा नहीं कि बच्चे लेकर के 11th 12th पढ़ रहे हैं। यू नीड नॉट टू प्रिपेयर फॉर MBBS, यू नीड नॉट टू प्रिपेयर फॉर NET। आपको सिविल के लिए प्रिपेयर करना है तो जनरल साइंस सिर्फ 9th और 10th का देखें तो इट विल बी एडवाइजेबल। एथिक्स मेंस में काम करता है, इसलिए अभी जरूरत ज्यादा नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इस इथिक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो जो CSAT का पेपर होता है उस CSAT के पेपर के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में ARC रिपोर्ट आप देखिए, करंट अफेयर्स देखिए, सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, दैट विल बी ऑफ अशोक कुमार, इसको आपको देखना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, एक टॉपिक और एक बुक को उठाइए और उसको पूरा कीजिए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वर्क प्रोग्रेस कैसे करना चाहिए, जो अच्छे से आप एक एंजॉय करें। पढ़ाई को एक आप अगर बोले तो इट इज नॉट अ बर्डन ऑन यू, यू जस्ट फील इट, और फील के साथ पढ़ाई करेंगे सारी चीजें क्लियर होगी। और ऐसा होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा हो। बच्चों, आपको सारी चीजों को एक हमेशा ध्यान रखिए, गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर यू ओनली। आप अपने आप को दें, अपने आप से बातें करें, अपने आप को एक जगह काम रख करके, मॉर्निंग का टाइम हो सकता है या लेट इवनिंग का टाइम हो सकता है, आप अपने आप को अकेले देखें, अपने आप को इवैल्यूएट करें, एक वर्कशीट बनाएं, एक पूरी के पूरे शीट बनाएं कि आपको कैसे करना है। हर दिन का प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तैयार करें, आप खुद से अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करें। हर वीक में संडेज को आप क्या करें, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को, उस प्रोग्रेस को चेकआउट करें कि आपने क्या किया है, कहां तक आपको पढ़ना था, क्या क्या आपने किया, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। और सबसे अंत में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अपने ऊपर में भरोसा रखें, अपने ऊपर में अपने आप पे भरोसा रखें, एंड यू विल श्योरली डू इट। कोई भी जो सिविल सर्विसेज करते हैं उनके पास सिर्फ एक चीज होता है, वो फोकस्ड होते हैं। तो मेक योर सेल्फ फोकस्ड, मेक योर सेल्फ फोकस्ड विद योर गोल, मेक योर सेल्फ फोकस्ड विद योर स्टडीज। 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे दीजिए, यू विल श्योरली गोइंग टू क्रैक इट।
थैंक यू वेरी मच। और आपको आगे और इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। वेरी वेरी थैंक यू वेरी वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।